द्वादशप्रदयश्चक्रमेकम् त्रीणि नव्यानि कौतजिके तत्राहतास्त्रीणि शतानि शङ्कवः षष्टिश्च कीलागविचाचलाये समानाम् आशाम् आवाज मत करो ऋतुविष्टुवा वयम् संवत्सरस्य पैषा पिपर्मि इंद्राग्नि विश्वै देवास्ते अनुमन्यन्ताम् अनुमन्यन्ताम् हृणीयमानाः। ओम गत पाठ में चरांतर का विषय आपको स्पष्ट किया गया था। सूर्योदय सूर्यास्त किसी भी अक्षांश विशेष की दशाओं पर निर्धारित या गणित होता है। एक स्थानीय जो कंडीशन है लोकेलिटी की, उसमें अक्षांश और देशांतर, ये अक्षांश और देशांतर स्थान विशेष की पहचान के नियामक हैं। तो उन्हीं के आधार पर ये गणना तथ्य विकसित किए गए हैं। चरांतर का अर्थ जो अंग्रेजी में एसेशनल डिफरेंस कहलाता है। एक अक्षांश की अपेक्षा दूसरे अक्षांश पर ग्रहों के उदयास्त का अंतर क्या है, उस अक्षांश विशेष की भूमिका से ये चरांतर का विषय हुआ। और इसके लिए हमने आपको सूत्र जो पिछले पाठ में स्पष्ट किया है वो था कि चरांश अक्षांश का स्पर्श ज्या और अक्षांश के बारे में हम थोड़ा सा एक बिंदु नया देना चाहेंगे। वो ये कि हमने अक्षांश कहा है, अक्षांश की स्पर्शजा और क्रांति की स्पर्शजा का गुणन चर की ज्या होती है, ये सूत्र दिया है। अब इसमें एक अतिरिक्त बात जो आज कही जा रही है वो ये है कि जो हम अक्षांश लेते हैं इसमें वेदोपलब्ध अक्षांश की बात खास है। ये वेदोपलब्ध अक्षांश एक अक्षांश को भूपृष्ठीय तौर पर शुद्ध गणित करने का एक तरीका है जो सामान्य अक्षांश से कुछ कम होता है। तो आपको शब्द का परिचय बना रहे, वो वेदोपलब्ध शब्द आपके संज्ञान में रहे, ये बात इसलिए कही जा रही है कि वेदोपलब्ध हमने जो दिया है जहां भी आपको गणित करने के लिए, तो उसमें वो वेदोपलब्ध शब्द हमने स्पष्ट किया है। और ये होता है भूपृष्ठीय अक्षांश, भू के पृष्ठ पर, तल पर, और भू केंद्र पर नहीं। उसको भी हम आगे गणितीय तौर पर स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। ये चाहेंगे कि आपका जो सूर्योदय और सूर्यास्त का गणित है ये पूरी तौर पर पूर्ण हो। तो ये चरांतर जो है वो आपको स्थानीय समय में जैसा भी
उसका गणित आएगा धन या ऋणात्मक, वो करना होता है। यहां तक की बात तो पिछले पाठ की है। अब आज जो विषय हम ले रहे हैं वो है वेलांतर का। किसी भी काल को वेला के रूप में भी कहते हैं, और उस वेला के कारण या उस वेला का जो अंतर है वो वेलांतर कहलाता है। हाँ, ये चरांश का उन्होंने लिख दिया है, ज्या चरांश बराबर स्पष्ट ज्या अक्षांश और गुणा गया स्पष्ट ज्या सूर्य की क्रांति। यहां पर अक्षांश जो है हमको वो वेदोपलब्ध अक्षांश लेना होता है अधिक शुद्धता के लिए। सामान्य तौर पर सारे लोग सभी जो है वो अक्षांश लेते हैं, लेकिन हम आपको वेदोपलब्ध की काव्य के बारे में भी बताएंगे। वेलांतर किसी भी स्थान पर जो सामान्य मान है, जो मध्यम मान है, उस के अपेक्षा जो वहां का स्थानीय मान है उसमें जो ग्रहों के उदयास्त का अंतर एक जुड़ा हुआ है, उस अंतर को वेलांतर कहते हैं। ये वेलांतर भी अपने आप में सूर्योदय सूर्यास्त की गणना का एक बहुत ही आवश्यक गणित है, और इसका भी सूर्य स्पष्ट की स्पर्शजा और परम क्रांति की कोज्या, इनका जो गुणनफल है वो होता है विषुवांश की स्पर्शजा। ये आधार सूत्र है, पर आधार सूत्र में अब विषुवांश जो है ये नहीं आपको कहा गया था, तब विषुवांश आ गया स्पर्शजा में। तो पहले विषुवांश को समझने की आवश्यकता है। विषुवांश शब्द विषुव के अंश से बना है, यानी संपात की स्थिति से बना हुआ है। विषुव कहते हैं संपात को, और संपात की स्थिति का जो अंशगत स्पष्टीकरण है वो विषुवांश हो गया। ये जो विषुवांश है इसका सूत्र है स्पर्शजा विषुवांश बराबर स्पर्शजा सूर्य स्पष्ट गुणा गया कोज्या की परम क्रांति। सामान्य तौर पर जैसे आपको चरांतर बताया था कि मध्यम सूर्य का उदय और स्थानीय सूर्य के उदय का जो समयांतर बनता है वो चरांतर बनता है। ठीक इसी तरह से वेलांतर भी जो मध्यम सूर्य का समय है और जो स्थानीय उदय का जो अंतर बनता है वो अंतर हमको, ये विषुवांश के माध्यम पर है, वो अंतर हमको वेलांतर स्पष्ट करता है। आप देखेंगे कि विषुवांश का अर्थ को अंग्रेजी में राइट असेंशन बोलते हैं, और ये सूर्य के भोगांश और परम क्रांति पर गणित होता है। सूर्य का भोगांश सामान्य तौर पर आपको पंचांग से उपलब्ध हो जाता है। यूं अगर आप आगे, बहुत आगे की गणित है, अगर आप चाहेंगे तो भोगांश को भी कैसे गणित किया जाएगा ये भी एक विषय है, लेकिन वो न आज का और न आगे के कुछ पाठों का विषय है। पर आपको ये जानना है, जानने की बात अवश्य है कि जो सूर्य का भोगांश है इसको भी जानने का, और क्रांति की गणित करते हुए हमने आपको कुछ इसके बारे में बताया भी था। तो जो सूर्य का भोगांश है और परम क्रांति है,
ये परम क्रांति का विषय भी आपको पहले से स्पष्ट है कि विषुवत रेखा और क्रांति वृत्त के बीच में जो अधिकतम कोण होता है उसको परम क्रांति कहते हैं। ये परम क्रांति आपको पंचांग में हमने दी हुई है और ये दोनों तथ्य आपको उपलब्ध हैं। कौन से? सूर्य का भोगांश भी उपलब्ध है और सूर्य की परम क्रांति भी उपलब्ध है। अब ये जो विषुवांश है, ये विषुवांश का सामान्य तात्पर्य ये है कि किसी भी ग्रह की जो स्थिति है वो उतने समय के बाद जो संपात के सापेक्ष जो दूरी बनाता है उस दूरी का नाम हुआ विषुवांश। ये आप ये समझिए कि किसी पिंड की बसंत संपात बिंदु से दूरी, और ये दूरी घंटा मिनट समय की है। विषुवांश अंशों में भी होता है पर उसको हम समय मान से लिखते हैं। पंचांग में समय मान से दिया है। अगर 22 घंटा विषुवांश दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये 22 घंटे का समय। तो किसी पिंड की बसंत संपात बिंदु से ये दूरी होती है। बसंत संपात और उस पिंड में कितनी दूरी है, यानी उतने समय के बाद वह पिंड, वह जो बसंत संपात है वो उस मध्य बिंदु में आ चुका होगा, ये तात्पर्य है। किसी पिंड की बसंत संपात बिंदु से दूरी घंटा मिनट सेकंड में, ये आसमान में किसी बिंदु पर बसंत संपात के गुजर जाने के विषुवांश तुल्य समय का मान होता है। जो विषुवांश का तुल्य समय माने जो विषुवांश में समय दिया है, ये समय किसी पिंड की बसंत संपात से दूरी होती है, यानी आसमान के किसी बिंदु पर बसंत संपात के गुजर जाने के विषुवांश तुल्य समय बाद वह पिंड उसी बिंदु पर होगा। उतने समय के बाद वह पिंड उसी बिंदु पर होगा। तो ये जो विषुवांश है, ये विषुवांश आपको एक दूरी का संकेत देता है और इस विषुवांश के माध्यम से आप फिर बेलांतर की गणित करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको विषुवांश के बारे में ही बताएंगे और विषुवांश की गणित का ही सूत्र देंगे। विषुवांश की गणित का सूत्र लिख लीजिए। इसमें सूर्य का विषुवांश की स्पर्शज्या बराबर होती है, स्पर्शज्या विषुवांश की स्पर्शज्या बराबर होती है स्पर्शज्या सूर्य का भोगांश गुणा गया कोज्या परम क्रांति। तो सबसे पहले इसे ही ठीक से समझना है। स्पर्शज्या विषुवांश बराबर स्पर्शज्या सूर्य का भोगांश गुणा गया कोज्या परम क्रांति। अब आइए आपको हम आज के मानों के लिए हमने आपके लिए गणित किया हुआ है 16 मार्च 2025 के लिए। और इस दिन जो है आप पंचांग खोलेंगे, जब आप पंचांग खोलेंगे तो पंचांग के आपको उस पृष्ठ पर जो है आज का ये दिया होगा कि आज का ये है 25 गते पर आपको जो दिया है, देखिए 25 गते पर सूर्य है 355 अंश 38 कला और 49 विकला। ये पंचांग का पृष्ठ, और वहां पर अगर दिखाना तो दिखा लीजिए कि सूर्य की ये जो स्थितियां 25 गते में यानी आज की तारीख में हमने दी हुई हैं, ये सूर्य का जो भोगांश है ये है 355 अंश 38 कला और 49 विकला। सूर्य स्पष्ट। अड़तीस कला और 49 विकला, ये सूर्य का आज सुबह 5:30 का भोगांश है। और अब हम इसके माध्यम से अब विषुवांश निकालते हैं। तो विषुवांश का
जो फॉर्मूला रखेंगे वहां पर परम क्रांति भी आप दे रखी है पंचांग के बिल्कुल बीचों बीच में परम क्रांति दी हुई है। 23 अंश, 26 कला और 9वीं कला, ये परम क्रांति दी हुई है। 23 अंश 26। अब गणित का प्रकरण शुरू होता है। तो आप ये लीजिए कि सूर्य का विषुवांश, ये भोगांश की स्पर्शजा 10, 355, 38 और 49, ये इसका मान आया -0.076। एक एक करके लीजिएगा। सबसे पहले 10, 355, 38 और 49, तो ये मान आया आपका 0 पॉइंट बिल्कुल ठीक। और उसके बाद गुणा परम क्रांति कोज्या की परम क्रांति की कोज्या, परम क्रांति कौस, परम क्रांति 23 अंश, 26 कला और 9वीं कला। ये जब आप, तो इसका गुणांक आया 0.917506 ये आ गया। अब इन दोनों का गुणा किया तो गुणनफल आपका आया निगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, -0.0698421। अब आप किसी भी दिन का, आपको इसी विधि से निकालना है, किसी भी दिन का भोगांश सूर्य का और कोज्या परम क्रांति का, ये इस तरीके से। अब इसकी जो वैल्यू को हम स्पष्ट करेंगे तो 10⁻1 इंटू ये वैल्यू, तो ये आया आपका -3.995168। और एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो वैल्यू है, ये जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, ये अंशों में, इतना अंश, और जो विषुवांश का मान होता है ये घंटा मिनट सेकंड में होता है। तो घंटा मिनट सेकंड में जानने के लिए 15 का भाग दिया जाता है। 15 का भाग दे करके ये अंश जो है ये आपको घंटा मिनट में निकल आएंगे। तो अब आपने इसमें जब 15 का भाग दिया तो ये आया आपका -0.26634447। ये आपकी वैल्यू प्राप्त आई। अच्छा, आप यहां पर देखिए कि 0.0 है। अब 0.0 में तो समय होता नहीं है, समय होता है 1 से 0 से 24 घंटे का। तो इसको हम घंटों में स्पष्ट करने के लिए इसमें 24 जोड़ देते हैं, 24 में से इसे घटा देंगे। तो ये आया आपका 23 अंश 23 घंटा 44 मिनट और 1 सेकंड। अब 1 सेकंड के लिए अब आप पंचांग के पृष्ठ पर आइए, वापस पंचांग के, इसे ऐसे ही आप देखेंगे कि पंचांग में उस दिन का यानी 25 गते का, ये मधुमास चल रहा है, बसंत ऋतु का प्रथम महीना चल रहा है। मधुमास की 25, आज 25वें दिन में हैं हम। तो मधुमास की 25 गते को सूर्य का भोगांश 355, 38, 49 है। और जो विषुवांश है वो विषुवांश देखिए कितना है, यहां भी पंचांग में भी देखिए आप, पंचांग में हमने वहां आपको गणित करके बता दिया। अब यहां देखेंगे आप तो यहां लिखा है 23, 44, 1, 23 घंटा 44 मिनट और 1 सेकंड। पंचांग का पृष्ठ दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस पर आपको ये सिद्ध हुआ कि ये गणित से आगत जो हमारा आया है, रिजल्ट आया है विषुवांश 23 घंटा 44 मिनट 1 सेकंड, ये हमारे पंचांग में लिखा हुआ है, उपलब्ध है। ये आपको गणित की सत्यता और गणित का यथार्थ समझ में आ गया। यूं भी कह सकते हैं कि जो गणित हम कर रहे हैं विषुवांश आधारित, वो सीधे सीधे आप
विश्वांश से लेकर भी कर सकते हैं। लेकिन ये आई कैसे है ये गणित, और ये पंचांग में गणित करके जो रखा हुआ है उसके बारे में भी आपको एक सत्यता का, यथार्थता का आभास हो जाए, इसके लिए हमने आपको ये गणित दिखाई और पंचांग का प्रश्न भी दिखाया। तो 23 घंटा 44 मिनट और 1 सेकंड ये विषुवांश है सूर्य का, और इससे अब आपको आगे हम स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको इसमें जो बेलांतर का समय है, इक्वेशन ऑफ टाइम, तो वो कैसे आपको गणित करना है, अब उस पर आते हैं। तो जो वेलांतर है, वेलांतर का विषुवांश के सापेक्ष एक गणितीय सूत्र है, और वो है कि आप उस दिन के उस समय विशेष की, अब जैसे पंचांग में हमने 5:30 का विषुवांश दिया है और 5:30 का संपात समय दिया है। तो संपात समय दिया है 16 घंटे 44 मिनट और 15 सेकंड। 16 घंटे 44 मिनट और 15 सेकंड तो हमने समय दिया है। स्पष्ट स्थानीय मध्यमान बराबर होता है विषुवांश में घटाया सांपातिक समय। विषुवांश में से सांपातिक समय आप घटाएंगे और फिर उसमें जितने बजे का उस निकला हुआ है संपात समय, उतने को जोड़ करके 5 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे और फिर देशांतर का करेक्शन कर देंगे। देशांतर का करेक्शन तो वैसे आप अच्छी तरह से समझे हुए हैं, लेकिन संक्षेप में वही लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस, जैसे दिल्ली 77 13 पर है तो 82 30 के सापेक्ष, ये सारा विषय बहुत आपको स्पष्ट किया जा चुका है। जो हमारे देश का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है उसके सापेक्ष में स्थानीय जो देशांतर है उसका अंतर में कितने समय का संशोधन बनता है, ये देशांतर समय होता है। तो बेलांतर हुआ आपका मध्यम स्थानीय मध्याह्न में से ऋण स्पष्ट, पहले उसको स्पष्ट कर लेना, पहले विषुवांश एक स्टेप जोड़ के करेंगे ना, ऐसे। हाँ बिल्कुल, इसी को पहले संपातिक काल लिखिए, विषुवांश लिखिए, विषुवांश में से स्थानीय जोड़ेंगे, इसमें एकदम थोड़ा समझ से बाहर हो जाएगा। पहले हमने सांपातिक समय लिया, सांपातिक समय है 16 घंटे 44 मिनट 15 सेकंड, ये लिखिए 16 घंटे 44 मिनट 15 सेकंड। हाँ पहले विषुवांश 23 घंटे 44 मिनट और 1 सेकंड। इसमें से सांपातिक काल है 16 घंटे 44 मिनट और 15 सेकंड। ये घटाया, अब आप चाहें तो पहले इसी को घटा करके स्पष्ट कर लें, इसी को स्पष्ट कर लीजिए। 16 घंटे 44 मिनट हमने भी यहां घटा रखा है, और ये आपका आया 6 घंटे 59 मिनट और 46 सेकंड। सीधा सीधा घटाने का है, इसमें कोई अलग से कोई नियम नहीं है, बस यही है कि घंटा मिनट का सेकंड का घटाना है। घंटा मिनट सेकंड है तो जैसे 1 सेकंड में से 15 सेकंड नहीं आते हैं तो 1 मिनट लिया, और यही प्रक्रिया है। 61 मिनट हो जाएंगे, 61 में से 15 तो 46 बचे। इस तरह से ये 6 घंटा 59 मिनट और 46 सेकंड का अंतर आया। अब अगला स्टेप है कि इसमें 5 घंटा 30 मिनट जोड़ा, 5 घंटा 30 मिनट जोड़ा, तो ये 5 घंटा 30 मिनट जोड़ करके आपका आता है 12:29:46, 12 घंटा 29 मिनट और 46 सेकंड, ये आया टाइम। अब अगला करेक्शन है, इसमें अगला स्टेप है माइनस देशांतर। अच्छा, माइनस का प्लस भी हो सकता है, वो इस बात पर आधारित है कि आपका जो देशांतर है, जिस स्थान के लिए आप गणित कर रहे हैं,
वो देशांतर जो हमारा देश का जो स्टैंडर्ड देशांतर है उससे कम है या ज्यादा है। जैसे मैंने अपने उदाहरण में जब आपको ये विषय समझाया गया था तो उस समय मैंने दरभंगा का उदाहरण दिया था और वहां का 85 कुछ का देशांतर था, तो वो चूंकि प्रयाग से अधिक था तो उस केस में ये जुड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ऋण की जगह ऋण और धन में से आप जो है वो यथावत उस तरीके से करेंगे। अब ये देश दिल्ली है, दिल्ली कम है, 21 मिनट 13 सेकंड, पीछे है 8 सेकंड, 21 मिनट 8 सेकंड, तो इसमें से आपने 21 मिनट 8 सेकंड घटाया, तो 21 मिनट 8 सेकंड घटाया, तो ये आया आपका 8 मिनट और 38 सेकंड। ये क्या आ गया? 8 मिनट 38 सेकंड 12 बजे के बाद, 12 8 38 आया। ये 12 8 38 12 की सापेक्ष कितना कम और ज्यादा है? कितना? ये तो ज्यादा है, लेकिन कम भी आ सकता है, 12 से नीचे भी आ सकता है। तो ये जो समय है ये 12 बजे के सापेक्ष कम या अधिक कितना आ रहा है, वो समय बेलांतर कहलाता है। आशा करता हूं कि आपको थोड़ा और अधिक स्पष्ट ये बात हो गई होगी कि ये जो बेलांतर का समय है ये आया 12 8 38। और अब आप पंचांग के पृष्ठ पर जाइए। पंचांग के पृष्ठ पर आप 25 गते में हम चूंकि प्रतिदिन का हम सांपातिक समय भी दिए होते हैं और प्रतिदिन का स्थानीय स्पष्ट मध्याह्न काल भी दिए हुए होते हैं, तो अब वहां पर आप देख रहे हैं ये 12 में से 12 8 38 में से 12 को घटाया तो ये 8 मिनट 38 सेकंड का बेलांतर समय आया। 8 मिनट बेला में अंतर हो गया। ये जो 12 बजे की बेला थी और हमने जो निकाला हमारे स्थान का दिल्ली का, वो वहां पर 12 बज के 8 मिनट 38 सेकंड का, तो 8 मिनट 38 सेकंड अधिक आया, तो ये इस बेला का अंतर हुआ, ये बेला अंतर हुआ। अब आप पंचांग में देखिए, अगर है पंचांग का पृष्ठ तो स्पष्ट कर दीजिएगा थोड़ा। एक पेज है, ये पेज है 46। हाँ, अब उस लाइन को थोड़ा बोल्ड करके हम आपको दिखा देते हैं, 25 गति की लाइन को। ये मेरे पास ना अभी टैब में वो 1947 वाला पंचांग नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं। तो ये जो है जो 25 गति में है, मैं आपको यहाँ से, और आपके पास भी जिनके पास पंचांग पहुंच गया है वो इसको देख सकते हैं। ये 12 8 38 है इसमें दिया हुआ, 12 8 38। तो ये गणना की शुद्धि आपको स्पष्ट हो गई कि 12 8 38। तो इस तरह से ये 12 बज के 8 मिनट 38 सेकंड और 12 बजे के सापेक्ष अधिक आया, ये बेलांतर हुआ, ये बेलांतर हुआ। ये जो बेलांतर है ये अपने आप में खगोलीय गणना का महत्वपूर्ण भाग है और ये मध्यम और स्पष्ट समय के अंतर को स्पष्ट करता है। कोई समय और सूर्योदय का समय IST में हो, ये बात जो ज्योतिष में आगे गणनाओं में खासकर जैसे आप किसी के जन्म समय का लेकर के आपको एक गणना करनी होती है, उसको कुंडली में आप ग्रहों की स्थिति को रखते हो, तो उन लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर जो गणना का समय जो दिया हुआ समय है और वहां का सूर्योदय, ये दोनों ही अगर भारतीय मानक समय में दिए हुए हैं तब आपको ये बेलांतर की आवश्यकता नहीं है। अब एक प्रकार से ये है कि यहाँ जो हम आपको विषय दे रहे हैं वो एक जानकारी के निमित्त से आपको इसका
जो जानकारी होनी चाहिए कि वेलांतर क्या होता है, कैसे गणित होता है और किस अर्थ में कहाँ किस प्रकार से काम आ रहा है। आगे सूर्योदय के गणित में आपको ये और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो लोग जो जन्म पत्रिका जैसे विषय पर ग्रहों की स्थिति को कुंडली के रूप में स्थापित करते हैं, उन लोगों को ये भी बताना आवश्यक है कि वहां अगर वो समय और जन्म का समय दोनों ही अब घड़ी के समय में दिए हुए हैं, क्योंकि वो दोनों ही जो है स्पष्टमान के समय है। समस्या तब आती है जबकि समय जो है स्थानीय समय में अलग दिया हुआ हो और वहां का स्टैंडर्ड टाइम अलग हो। तो क्योंकि जो समय है उसके 3 रूप हैं, स्पष्टमान समय और मध्यम समय और मानक समय। ये 3 हमने आपको स्पष्ट किए हुए हैं कि मानक समय क्या है, स्पष्टमान समय क्या है और लोकल समय क्या है। 8 मिनट 38 सेकंड का ये विषय यहाँ पर स्पष्ट हुआ। और तीसरी बात है कि काल समीकरण हमेशा, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत लोग जैसे हमारे पंचांग नहीं है उनके पास में, क्योंकि हमारा पंचांग तो आपको वही सूर्य दे रहा है जो गणना का आधार है। वो आपको वो सूर्य देता ही नहीं है जो गणना का आधार नहीं। लेकिन प्रचलन में, भारतीय पंचांगों के प्रचलन में जितने भी पंचांग चल रहे हैं उन सब में वो सूर्य नहीं होता है, होता ही नहीं है किसी में भी। और उन लोगों ने एक वो बनाई हुई है, एक भाषा बनाई हुई है कि सायन सूर्य और निरयन सूर्य, और सायन सूर्य विदेशी है और निरयन सूर्य भारतीय है। ये सारी बातें गलत है। आपके संज्ञान में ये बहुत स्पष्ट तौर पर रहना चाहिए कि वास्तविक सूर्य सायन सूर्य ही होता है, क्योंकि वह ऋतुओं का नियामक और आधार होता है। तो खैर ये एक बिल्कुल अलग बिंदु आ गया, लेकिन आपको ये समझना है कि जो विश्वांश है वो सूर्य के उस भोगांश से ही आएगा। तो मान लीजिए कि आप लोग पारंपरिक पंचांग आपके पास में है और उसके सूर्य से आप वो गणित करेंगे, विश्वांश गणित करेंगे, तो नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब आप हमारा जो वैदिक पंचांग है इसका सूर्य लेंगे। ये खास बात है, बहुत जरूरी बात है ये ध्यान देने की। तो यहां तक लग्न भी, पर वो लग्न का विषय अलग है, जब लग्न की बात आएगी तब आ जाएगा। तो सूर्य के भोगांश का जो आपको आधार लेना है वो आपको वैदिक पंचांग के अनुसार लेना है। और जब आप इस तरह से गणित करेंगे तो तब ही आपका जो वेलांतर स्पष्ट हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस तरह से आपको एक उदाहरण, एक अभी है उदाहरण देने के लिए हम आपको पिछली बार का भी हमने एक उदाहरण रखा हुआ है। पिछली बार जब 2 तारीख को हमें आपको देना था, तो यही इसका विषय पिछली बार लेना था, तो 2 मार्च का भी हमने गणित किया हुआ था। और वो जो वेलांतर है, पर मैं समझता हूं कि मैं समझता हूं कि अभी एक ही उदाहरण को रहने दें। अगर आप में से अभ्यास करने में किसी को कोई बात अड़चन में आई या कुछ पूछना हुआ तो आप पूछ लें। वैसे हमने 2 मार्च का भी वेलांतर इसी विधि से गणित करके निकाला हुआ है, और उस वक्त हमारा वक्तव्य हो नहीं पाया था तो वो आपको अधूरा रह गया, हम उसको नहीं कर पाए, लेकिन कोई नहीं। तो अब हम जो है आते हैं थोड़ा सूर्योदय और सूर्यास्त के, जो अब एक कंक्लूजन पॉइंट है उस पर बात करते हैं। वेलांतर की बात आशा करता हूं स्पष्ट हो गई होगी, और मैं दूसरा उदाहरण नहीं ले रहा हूं। विषय ले रहे हैं कि अब सूर्योदय सूर्यास्त का जो टोटल आकलन है वो कैसे होगा। तो आइए,
किसी भी स्थान के लिए जो सूर्योदय है वो जो, जैसे कि पिछली बार हमने आपको बताया कि भूमध्य रेखा पर या मध्यम समय में 6 बजे सूर्योदय, 12 बजे दोपहर और शाम 6 बजे सूर्यास्त होता है। इसके सापेक्ष हम जिस अक्षांश के लिए ले रहे हैं उस अक्षांश विशेष पर क्या चरांतर आया तो वो चरांतर उसमें जुड़ जाएगा या घट जाएगा। अगर अधिक है तो जुड़ जाएगा और कम है तो घट जाएगा, पर चरांतर संस्कार होगा। संस्कार प्लस या माइनस में कैसे करना है ये गणित बताएगी। आपका चरांतर कैसा आया है वो बताएगा। भाषा ये है कि उस 6 बजे के सूर्योदय में आप पहला चरांतर संस्कार करेंगे और तब आप करेंगे बेलांतर संस्कार। और बेलांतर संस्कार भी जो है वो धन और ऋण में होगा। धन और ऋण में कैसे होगा कि अगर आपका बेलांतर 12 बजे के समय से अधिक आ रहा है तो जितना अधिक आ रहा है इतना समय आपको जोड़ना है, ठीक है। और अगर आपका बेलांतर 12 बजे से मध्याह्न, जो मध्यमान है, मध्याह्न है वो तो 12 बजे है, अगर उससे कम आ रहा है तो जितना कम आ रहा है उतना आपको घटाना है। ये वेलांतर संस्कार हो गया। चरांतर संस्कार, वेलांतर संस्कार, और अब इसके बाद तीसरा संस्कार होता है देशांतर संस्कार। देशांतर संस्कार तो कई बार स्पष्ट करें, अभी इस पाठ के शुरू में भी स्पष्ट किया है कि जो आपका स्थानीय देशांतर 82-23 देशांतर के सापेक्ष कम या अधिक, उस अंतर को 4 मिनट प्रति अंश के हिसाब से गुणा करने पर जो टोटल समय बनता है वो समय अगर देशांतर कम है तो घट जाएगा, अगर देशांतर बड़ा है तो जुड़ जाएगा। ये देशांतर संस्कार हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो सूर्योदय है वो स्पष्ट करेक्ट कैलकुलेशन का सूर्योदय आपका आ गया। और ऐसा ही जो है सूर्यास्त में भी होगा। बस सूर्यास्त में एक अंतर है। सूर्यास्त में अंतर यह है कि जो आप चरांतर ले रहे हैं, ये चरांतर अगर सूर्योदय में प्लस हो रहा है तो ये सूर्यास्त में माइनस होता है। हालांकि आपको इसको अगले उसमें जब हम सूर्योदय सूर्यास्त का सूत्र स्पष्ट करेंगे तो आपको यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये चरांतर संस्कार स्वतः ही गणित के अनुसार ऋण या धन अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि गणितें तो सारा पंचांगों में दी हुई भी है। अब उदाहरण के लिए सूर्योदय सूर्यास्त निकालो क्यों, तो पंचांग में दिया ही हुआ है। तो पंचांग में तो बहुत कुछ दिया हुआ है ना, लेकिन वो आपकी जानकारी में नहीं है तो फिर उस होने का मतलब क्या है, आप उसको समझ नहीं पाए कैसे है क्या है। कल किसी ने सूर्योदय निकाला, कोई पंचांग को सूर्योदय कितना बता रहा है, कोई कितना बता रहा है। अभी एक फेसबुक पर हमारा ऐसा ही एक संवाद चला और उन लोगों को शांत हो जाना पड़ा। वहां विषय ये चला कि 20 तारीख को बसंत संपात होता है और दिन रात बराबर होते हैं। तो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई इतनी तारीख को होता है, इतनी तारीख को होता है, कैसे होता है, उन्होंने गणित रखी। उस विषय को बहुत नहीं लेकर के इतना ही आपको कह रहा हूं कि हमने वहां पर गणित रखी और सब कुछ शांत हो गया। तो जब आप पर इस बात की जानकारी होती है तो उस जानकारी में एक बहुत बड़ा वजन होता है, एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास होता है। आपको ये स्पष्ट तौर पर जानना होगा और जब ये जान जाएंगे तो आप सूर्योदय सूर्यास्त को यथाविधि निकाल पाएंगे और कहीं पर अगर तार्किकता की जरूरत पड़ रही तो अपना तर्क स्पष्ट रख पाएंगे। तो ये हुआ सूर्योदय सूर्यास्त से संदर्भ का पूरा विषय।
कि आपने बेलांतर, आज का विषय था, बेलांतर विश्वांश पर आधारित था। विश्वांश जो है सूर्य के भोगांश और परम क्रांति पर आधारित था, और वेलांतर उस विश्वांश से आपने विश्वांश को 15 से भाग देकर घंटा मिनट में जो टाइम निकाला, उस टाइम से संपात समय को घटा करके और उसमें आपने 5 घंटा 30 मिनट जितने टाइम के लिए वो निकला था वो जोड़ करके और फिर उसमें देशांतर का समय संस्कार किया। जैसे हमारा दिल्ली के लिए माइनस था, हमने माइनस करा, संस्कार किया, और इस प्रकार सारी जोड़ के घटाने के बाद आपके पास जो समय आया वो एक 12 बजे के सापेक्ष का समय आया। तो ये 12 बजे के सापेक्ष का समय जितना आपका अधिक था या कम था, जैसे आज के गणितीय उदाहरण में अधिक था और ये 8 मिनट 35 सेकंड था, तो ये 8 मिनट 35 सेकंड आज का वेलांतर समय था। एक बात की जानकारी और दे करके आज का विषय पूर्ण होता है, और वो ये कि ये वेलांतर जो है ये ज्योतिष की किताबों में इसकी सारणियां भी दी हुई होती है, और वो सारणियां अक्षांशों के आधार पर होती, अक्षांशों की नहीं, सूर्य के सायन स्थितियों पर। वही सायन तो मुझे बोलना पड़ रहा है, मैं ज्यादा पसंद नहीं करता हूं ये सायन और निरयन की उसको, क्योंकि हमने पंचांग को ऋतुबद्धता का नाम दिया है, और सूर्य के भोगांशों को ही हम सूर्य भोगांश, जो भोगांश है वो होगा ही वही जिसको कि दूसरे लोग सायन के आधार पर कह रहे हैं। आपको भी ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो कथित निरयन से जो भोगांश दिया जा रहा है वो वास्तव में भोगांश होता ही नहीं है। अगर ये बात आपको ना ठीक से जम गई, ठीक से समझ में आ गई, तो समझ लो ये बहुत अच्छी चीज आपको हमेशा के लिए समझ में आ गई है। तो जो ये सारणी दी हुई थी, इसीलिए वहां भी यानी ये लोग भी गणितीय आधारों के लिए इसी प्रक्रिया पर आते हैं जो हम आपको कह रहे हैं। उदाहरण के लिए उनको अगर लगन निकालना है तो लगन निकालने के लिए भी वो सूर्य को पहले सायन में कन्वर्ट करते और फिर जाकर के वो निकालते। तो ये भी विश्वांश वगैरह ये सब निकलेगा, इसके लिए भी सूर्य को पहले आपको सायन में लेना होगा। लेकिन अगर आप श्री मोहन कृति आर्षपत्रकम वैदिक पंचांग को उपयोग में कर रहे हैं तो आपको ये लेना होगा वो लेना होगा का चक्कर ही नहीं है। यहाँ वही गणितें दी गई हैं जो स्पष्टतया आधारित हैं गणित पर, ऋतु आधार पर और वैदिक मार्गदर्शन पर। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ज्योतिष की पुस्तकों में सारणियां दी हुई हैं, और ये जो सारणियां दी हुई है ये सूर्य की सायन स्थितियों के अनुसार दी हुई है। तो सूर्य का सायन भोगांश पर उस तारीख में, उस महीने में, जैसे अप्रैल की 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख में, उस हिसाब से वो वहां टाइम दिया हुआ है, और वो बेलांतर का समय आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन फिर एक बात बता रहा हूं कि वो जो समय है वो पूरी तौर पर करेक्ट नहीं होता है, आपको उसे करेक्ट करना पड़ेगा। जो ये गणितीय विधि है ये सर्वोत्तम है, सुंदर है और सत्य है। इसके साथ ही आज के विषय को पूर्ण करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।